हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बिजनेस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। बिजनेस पॉलिसी बीबीए का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हर डिसिप्लिन की स्टडी जो आप करते हैं उसके कुछ इनपुट्स ले करके और इसको समझा जाता है। अक्सर इस सब्जेक्ट को बिजनेस पॉलिसी के बजाय स्टडी मैनेजमेंट नाम से भी जाना जाता है। तो किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस पॉलिसी नाम से इसको पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी मैनेजमेंट नाम से पढ़ते हैं। आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी सेशन देखेंगे बिजनेस पॉलिसी के बारे में, जिसमें कि बेसिकली हम लोग जानेंगे एक ओवरऑल मॉडल बिजनेस पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इस मॉडल में एक तरह से हम लोग पूरा का पूरा आस्पेक्ट, सभी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, बिजनेस पॉलिसी के बारे में समझेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं और क्या इसका कवरेज होता है। तो शुरुआत हम करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स में बांटा है। पहला स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट शब्द को समझने के लिए हम उसको इंटेंशन से इक्वेट कर सकते हैं। इंटेंशन यानी कि हम क्या चाहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पूरा ओवरऑल डायरेक्शन होगा वो टॉप मैनेजमेंट किस तरह से डिसाइड करेगा और ये एक सोच बनाने की कोशिश करेगा कि किस दिशा में हमको जाना है। एक बार जब इंटेंट डिसाइड हो जाता है तो नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग स्ट्रेटेजी या रणनीति का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अब उसको बनाया जा रहा है। तो पहले हमने दिशा निर्धारित की और दिशा निर्धारित करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से उस दिशा में जाएंगे। तो हम एक्चुअली अब हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना शुरू करेंगे। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एक बार जब हो जाता है तो अगला स्टेप होता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए, एक्चुअली उसके ऊपर काम करना शुरू किया जाए। तो इसका मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के बाद अगला स्टेप आया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। एक बार स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट हो गई, इसमें कई सारी चीजें इसमें भी होंगी, कई सारे सब पार्ट्स होंगे, वो सब हम लोग समझेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद जब भी हमने कुछ किया तो करने के बाद लास्ट में हम इवेल्युएट करेंगे कि जो हम करना चाहते थे, एक तरह से जो हमारा इंटेंशन था, इंटेंट के केस में जो सोच करके हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया था, उसके आधार पर जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो जो नतीजा हम चाहते थे, जो उद्देश्य हमारा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो कितना हमको मिला। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में ये 4 चीजें होती हैं: स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि केवल इतना ही नहीं होगा, अब हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इन चारों में और अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या है और फिर बाकी क्या है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं तो शुरुआत हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के विजन से। विजन फॉर्मुलेट करना ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने से भी पहले का स्टेप होता है। विजन हिंदी में उसको हम दृष्टि बोलेंगे। अब विजन एक ऐसा वर्ड है जिसके कि 2 अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। विजन नॉर्मल जो हमारा विजन है, जो हमारी आईसाइट है, हमारी जो दृष्टि है, उसके लिए यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विजन की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में हम ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं, वो विजन है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि स्टैब्लिश करने से भी पहले एक ये सोच लेकर के चलेंगे
कि ऑर्गेनाइजेशन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कहाँ पहुंचे, वो विजन होता है। विजन को समझने का एक आसान तरीका ये हो सकता है, अक्सर हम अपने घरों में छोटे बच्चों से पूछते हैं, हम छोटे थे तो हमसे पूछा जाता था बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो बड़े होके बनने की जो भी कोई सोच किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी बच्चे ने जो बताई कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, वो उसका विजन है। सिंपल। इसको डिफाइन हम लोग आगे चल तो ये सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन विजन की एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट यू वांट टू बी। आप या ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, ये विजन है। और उसके बाद आएगा मिशन। मिशन यानी कि व्हाट यू वांट टू डू। जो भी विजन आपने फॉर्म किया है, पहले स्टेप में जो भी आपका विजन था, उस विजन को पाने के लिए करना क्या है, कैसे मिलेगा वो अचीव कैसे होगा। तो व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, विजन हो गया, करना क्या चाहते हैं, मिशन हो गया। ये दोनों ही चीजें स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस भी अक्सर विजन और मिशन में कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, विजन पहले आता है, क्योंकि हमें बनना क्या है ये हम पहले डिसाइड करें। मिशन बाद में आएगा, कि बनना जब क्या है वो डिसाइड हो गया, तो उस बनने के लिए, वो चीज बनने के लिए हमें करना क्या है ये बाद में डिसाइड करें। हमेशा एक अच्छा विजनरी वो होता है जो कि पहले से ही फोर्सी कर सके कि आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको हम कैसे फेस करेंगे, और उनको विजुलाइज करके उसके हिसाब से अपना विजन फॉर्मुलेट करें। इंडिया में अक्सर अच्छे विजनरीज में पॉलिटिकल एरिना में जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम लिया जाता है। बिजनेस एरिना में जे.आर.डी. टाटा का नाम लिया जाता है। आज़ादी के तुरंत बाद भारत का जो एक तरह से जो एक शेप देने का जो काम था, भारत की इकोनॉमी को शेप देने का काम नेहरू जी ने किया। आज़ादी से पहले से भी इंडस्ट्री को और स्टील इंडस्ट्री को बेसिकली प्रमोट करने का और उसको लाने का और स्टैब्लिश करने का काम टाटा ने किया था। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो धीरू भाई अंबानी का नाम भी लिया जाता है ग्रेट विजनरीज में। अभी के सिनेरियो में हम मोदी जी को भी बोल सकते हैं एक अच्छे विजनरी हैं। तो विजन हो गया, मिशन हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप एक तरह से ये चीजें चलती हैं। और मिशन जब हम बना लेंगे तो उसके बाद वैल्यूज आती हैं। अब जिस तरह से विजन शब्द था, उसी तरह से वैल्यूज शब्द भी, इसको भी हम दो तरीके से बोलते हैं। वैल्यू का मतलब मूल्य होता है, लेकिन मूल्य का भी एक तरह से दो मतलब हो सकता है। तो मूल्य क्या हुए, कोई भी एक चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसका पैसों रुपए के टर्म्स में क्या उसकी वैल्यू है, ये हम कह सकते हैं, वो वैल्यू हो गई। लेकिन जब हम वैल्यूज एज इन सेंस ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं, वहां वो यहाँ पे सेंस लिया जा रहा है। तो किसी भी, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो कि वो कहता है, वो मानता है, उसे अच्छे लगते हैं, या वो मानता है कि ये सही चीजें हैं, ये आदर्श चीजें हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में भी डिफरेंस है। वैल्यूज को डिफाइन करने का एक मेरा तरीका है, मुझे लगता है ऐसे हम समझ सकते हैं कि वैल्यूज वो प्रिंसिपल हैं जिनको हम किसी भी और चीज से ज्यादा वैल्यू देते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रिंसिपल हो सकता है। ये प्रिंसिपल सभी कह सकते हैं ये सही है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर ऐसा है जो कि किसी भी हालत में ऑनेस्ट ही रहेगा, एक पैसे की चाहे 1 करोड़ की डिसऑनेस्टी शो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसकी वैल्यू। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी हमारी वैल्यू हो सकती है। तो अब अगर हम बात करें इन जनरल किसी की भी,
तो कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा जो पंक्चुअल ना रहना चाहिए, जो ये ना चाहे कि हम कहीं पर जाना है हमें तो हम टाइम पे ना पहुंचे। सभी लोग पंक्चुअल रहना चाहेंगे, लेकिन वही उसी में हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहे कुछ हो जाए देर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है उसके लिए वो चीज उसकी वैल्यू हो गई। देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म एक वैल्यू है, लेकिन किस हद तक आप जा सकते हैं इस वैल्यू को प्रिवेंट करने के लिए, वैल्यू को फॉलो करने के लिए। तो जो सैनिक है, लड़ रहा है, अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए वो वैल्यू बोला जा सकता है। लेकिन जो कह रहा है कि हाँ देशभक्त तो है, लेकिन कुछ अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी तो हम कॉम्प्रोमाइज दे सकते हैं, तो उसके लिए वो वैल्यू नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज होंगी। ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में देखें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी अ वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी जस्ट अ प्रिंसिपल। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करते हैं, लेकिन कस्टमर की कोई कंप्लेंट है वो ठीक तरह से उसको सुना नहीं जा रहा है, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो उसकी वैल्यू नहीं। तो उसको वैल्यू तभी माना जा सकता है जब मान लें ऐसा भी कुछ एक्सट्रीम केस हो सकता है, कस्टमर गलत भी है लेकिन उसको हमें सेटिस्फाई करना है और ये चीजें आगे चल के पे ऑफ करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे वैल्यू बोला जाएगा। क्वालिटी हमारी वैल्यू या अफोर्डेबल प्रोडक्ट हमारी वैल्यू, अलग अलग तरह से इसको देखा जा सकता है। तो जो भी वैल्यू है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे और किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें। ये मतलब होगा वैल्यू। नेक्स्ट होगा हमारी बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस को हम डिफाइन कैसे करें। जैसे बहुत पुराना पुराना सा एग्जाम्पल, बना एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल है। HMT की रिस्ट वॉचेज आती थी, अब तो रिस्ट वॉचेज भी बहुत कम यूज होने लगी, लेकिन HMT का क्या बिजनेस उन्होंने डिफाइन किया था अपना, टाइम कीपर्स टू द नेशन। बहुत ही सिंपल से बिजनेस डिसीजन है लेकिन बहुत ही वाइड भी। तो उन्होंने कहा इंडिया में जिसको भी टाइम जानने की जरूरत होगी हम उसकी टाइम जानने की नीड को सेटिस्फाई करेंगे। ये बहुत अच्छी बिजनेस डिसीजन हो सकती है। बिजनेस डिसीजन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्रॉड भी हो और एक पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट हो। बिजनेस डिसीजन में कई सारी चीजें आती हैं, उनको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट होता है कि हमारे गोल्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाए जाएंगे और गोल्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से मैंने विजन और मिशन के बारे में कहा था, उसी तरीके से गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी आपस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने वाले किए जाने वाले टर्म्स हैं। कुछ लोग गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स की तरफ की जगह ले लेते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स की तरफ लेते हैं इसको, और कुछ लोग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं कि गोल और ऑब्जेक्टिव एक हुआ, जो भी पाना है, जो भी अचीव करना चाहते हैं वही गोल है वही ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी मैनेजमेंट, और वो हमें एज स्टूडेंट्स ऑफ स्टडी मैनेजमेंट बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गोल में भी हमें क्या पाना है वो बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हमें क्या पाना है वो बात कर रहे हैं, लेकिन गोल वाइड होते हैं और टाइम बाउंड नहीं होते। ऑब्जेक्टिव हमेशा टाइम बाउंड होते हैं। जितने टर्म्स हैं सभी को हम लोग बाद में डिटेल में तो देखेंगे, वैसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे, लेकिन बस जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमें मार्केट लीडर बनना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को मार्केट लीडर बनाना है, ये हमारा गोल हो सकता है। लेकिन फिर ऑब्जेक्टिव में हम ये कहेंगे कि हमें 2 साल में 30% शेयर अचीव करना है मार्केट। तो जब हम उसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं, उसी चीज को टाइम बाउंड कर देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जब हम उसको क्वांटिफाई या टाइम बाउंड नहीं करते हैं, ब्रॉडली अगर हम मेंशन करते हैं तो वो गोल। तो गोल्स बनेंगे, गोल्स के बेसिस पर फिर इसका मतलब है टाइम बाउंड और क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये हो गया। और लास्टली हम कह सकते हैं स्टडी इंटेंट में आते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं क्योंकि जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इंटेंशन बनाई, विजन बनाया, मिशन बनाया, अपनी वैल्यूज डिफाइन की, बिजनेस डिसीजन बताए, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, तो इन चीजों को अचीव करने के लिए ऐसी हमारे अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स।
तो ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया हमारा स्टडी इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बाद ऑब्वियसली जब हमने एक डायरेक्शन इसके बेसिस पर डिसाइड कर लिया, इसके बाद आएगा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। तो एक एक करके इसको देखें। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में स्ट्रेटेजीज यानी कि अब हम बना रहे हैं तो स्ट्रेटेजीज भी कई अलग अलग तरह की। सबसे पहली है हमारी सोसाइटल स्ट्रेटेजी। तो एक जैसे कॉन्सेप्ट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ये टर्म एक तरह से उससे रिलेटेड आता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे ना हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे ना हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेता है। ये एक थोड़ा सा रिसेंट ट्रेंड शुरू हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट करना चाहिए कि हमारी सोसाइटल स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि सोसाइटी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। सोसाइटल स्ट्रेटजी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हो गया कि हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। स्टडी एनवायरनमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये माना जाता है कि नॉर्मल मैनेजमेंट जो भी है वो इंटरनल ओरिएंटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन स्टडी मैनेजमेंट जो होता है उसका ओरिएंटेशन एक्सटर्नल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है उससे उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ये उस इम्पैक्ट को देखते हुए हम स्टडी बनाते हैं। इसलिए हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों को स्टडी करते हैं। पहले ऑब्वियसली आएगा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सोसाइटल एनवायरनमेंट के लिए सोसाइटल एनवायरनमेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एनवायरनमेंट, और दूसरा है टास्क एनवायरनमेंट। तो सोसाइटल एनवायरनमेंट में जैसे आ गया कि जितनी भी चीजें एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, जो मार्केट है वो हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गई, कस्टमर्स हो गए, उनकी न्यूज रिस्पॉन्स, सारी चीजें आ जाएंगी। तो लेकिन एक जनरल एनवायरनमेंट होता है और एक रेलिवेंट एनवायरनमेंट होता है। तो ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में ही फंक्शन कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में फंक्शन कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सोसाइटल एनवायरनमेंट का पार्ट तो होगा लेकिन टास्क एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह से कोई एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है तो उसके लिए जो डोमेस्टिक चीजें जो भी हैं वो चीजें रिलेवेंट में नहीं आएंगी, टास्क एनवायरनमेंट में नहीं आएंगी। जो रिलेवेंट एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट के वो टास्क में आएंगे, लेकिन ओवरऑल सोसाइटल एनवायरनमेंट में आएगा। सोसाइटल एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कुछ आपसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज और सारी चीजें उससे अफेक्ट हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर टास्क एनवायरनमेंट ज्यादा डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर असर डालता है। तो ये दोनों एनवायरनमेंट किस तरह से इसके फैक्टर्स को स्टडी करके और उनका स्टडी फॉर्मुलेशन में काफी रोल होगा। और नेक्स्ट ऑब्वियसली हमने बाहर तो देखा ही, इंटरनली भी हम देखेंगे कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है। जब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आती हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आती हैं। तो दोनों ही चीजें, दोनों ही एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, अंदर की चीजों के बारे में है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है, क्या वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्या वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली सारी चीजें डिटेल में हम लोग को आके काफी ये देखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह का है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कल्चर हो सकता है और उसके हिसाब से उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो सकती है। और तीसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। मैनेजमेंट में, स्टडी मैनेजमेंट की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अपनी रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर, कल्चर और रिसोर्सेज, ये तीनों चीजें एक तरह से सीएसएफ जो हमने देखे थे सक्सेस फैक्टर्स उनसे लिंक। अगली चीज जो आएगी ऑब्वियसली, जैसे जो अभी मैंने कहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया हमारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट का हो गया स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। तो इन चारों के बेसिस पर SWOT, स्वॉट, ये जो एक्रोनिम बनाया गया है इन चारों टर्म्स को लेकर के, स्वॉट एनालिसिस किया जाएगा।
स्वॉट एनालिसिस में हम लोग एक तरह से मैच करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारी क्या वीकनेसेस है, क्या थ्रेट्स हैं, उनको हम कैसे स्ट्रेंथ से काउंटर कर सकते हैं, क्या थ्रेट्स हैं और उन एरियाज में अगर हमारी वीकनेसेस भी हैं तो उनको हमें कैसे अवॉइड करना हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं और इनसे हम लोग स्ट्रेटेजीज निकाल करके लाते हैं। लेकिन उससे भी पहले होगा कि हम पॉलिसी फ्रेम करें। तो बिजनेस पॉलिसी जैसा कि टर्म है, तो हम लोग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस एक तरह से फ्रेम करते हैं जिनके बेसिस पर स्ट्रेटेजीज फ्रेम की जाएंगी। और पॉलिसीज एक बार जब फ्रेम हो गई तो हम लोग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स जनरेट करना शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये चीज देखनी है, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हम क्या क्या चीजें करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है तो वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं जिनसे कि जो कि हम लोग जिसपे की जिसका यूज करके हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंटल पॉलिसीज कुछ हैं जो कि पर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए फेवरेबल है, एक्सपोर्ट के लिए फेवरेबल है अगर गवर्नमेंटल पॉलिसीज, तो हमारे अंदर लेकिन क्या स्ट्रेंथ है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते। अगर ऐसा है तो इन दोनों को मैच करके ही हम लोग कोई स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज को, स्ट्रेंथ्स थ्रेट्स को, वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और वीकनेसेस थ्रेट्स को इनको इनको रिलेट करके, इनको मैच करके हम लोग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं। तो एक दो या कई सारे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव इस तरह से जनरेट करेंगे और उनको भी अलग अलग लेवल्स पे करना पड़ेगा। और सोसाइटल स्टडी तो हम लोग पहले बना चुके हैं, लेकिन जब स्टडी जनरेट करेंगे तो हम कॉर्पोरेट लेवल स्टडी भी होगी, यानी कि एक बिजनेस हाउस है उसके कई सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, वो हो सकता है कि एफएमसीजी में भी हो सकता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी हो, इस तरह से कई अगर बिजनेसेस उसके हैं तो कॉर्पोरेट लेवल ओवरऑल क्या स्टडी होगी, वो कॉर्पोरेट लेवल स्टडी होगी। अलग अलग जो स्टडी बिजनेस यूनिट्स बोलते हैं, एसबीयू या अलग अलग बिजनेसेस हो गए, तो उनके लिए अपनी अपनी क्या स्टडी होगी, ये बिजनेस लेवल पर स्टडी होगी। फिर हर बिजनेस का अपना अलग फंक्शनल एरिया जो है, तो मार्केटिंग स्टडी क्या होगी, एचआर स्टडी क्या होगी, प्रोडक्शन स्टडी क्या होगी, फाइनेंशियल की स्टडी क्या होगी, वो फंक्शनल स्टडी में आ जाएगा। और लास्टली ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि हम इन्हीं स्ट्रेटजीज को जब फाइनली ऑपरेशनलाइज करेंगे, जब एक्चुअली लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, तो ऑपरेशनल दिक्कतों को देखते हुए और उसके हिसाब से सारी चीजें डिटेल से स्टडी के होंगे वो ऑपरेशनल स्टडीज में आएंगे। तो ये चार तरह के स्टडी अल्टरनेटिव हम जनरेट करते हैं और हर लेवल पर कई कई स्टडीज जनरेट होंगी। और ऑब्वियसली उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, तो एनालाइज करेंगे। ये भी स्टडी डिसीजन मेकिंग उसी तरह से होती है जैसे डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हम लोग के पास कई अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से कोई अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर एनालिसिस में भी हम लोग जितनी स्टडीज हमने डिसाइड की उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे कॉर्पोरेट लेवल वाली स्टडीज को एनालाइज करेंगे और बिजनेस लेवल वाली स्टडीज को भी एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के बाद फिर हम देखेंगे कौन सी स्टडी हमें लेनी चाहिए, तो स्टडी चॉइस आएगा। और स्टडी चॉइस के बाद लास्ट आएगा स्टडी प्लान डेवलप करना, जिसको कि हमें अगले स्टेप में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, अब इसके बारे में जरा समझ लें, ये पूरा हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्टडी मैनेजमेंट का मॉडल है जो कि डिटेल में हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना है। तो एक्टिवेशन की जब हम लोग बात करेंगे, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है एक्टिवेशन। स्ट्रेटजी एक तरह से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है या किया जा रहा है। तो एक्टिवेशन कैसे होगा, इसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे और एक्टिवेशन या इम्प्लीमेंटेशन भी ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक्टिवेट करने में एक और जो फैक्टर आएगा, इम्प्लीमेंट करने में एक्टिवेशन के साथ साथ दूसरा फैक्टर आएगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और उसके हिसाब से ही हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, ये देखना तीसरा स्टेप हुआ। तो रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसी हिसाब से हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे
रिसोर्सेज अगर कुछ उसमें कमी है उनको मैनेज करना पड़ेगा, वो प्रोक्योर करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें देख करके, और रिसोर्सेज के बेसिस पर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पर्सनल हैं जो कि एक्चुअली स्टडी के ऊपर काम करेंगे, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट उसे मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। ये देखना जरूरी होगा कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं जो कि एक्चुअली स्टडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो उन स्टडीज को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब वो मानेंगे, जो लोग एक्चुअली काम करने जा रहे हैं, स्टडीज आ रही है टॉप मैनेजमेंट से, लेकिन जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये चीजें जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन और हमारी बेहतरी, तब तक उससे सक्सेस नहीं मिल सकती, चाहे जितनी भी उसकी बढ़िया स्टडी बनाई गई। तो बिहेवियर एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर फंक्शन, तो जितने भी फंक्शनल एरियाज एक तरह से हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, और उसके हिसाब से स्टडीज को एडेप्टेबल बनाया जाता है। और ऑपरेशनलाइज करने का स्टेप लास्ट में होता है। तो ऑपरेशनलाइज करने में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जब भी हमने एक नई स्टडी बनाई, उस स्टडी को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जब स्टडी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो स्टडी सिस्टम का पूरी तरह से पार्ट बन जाए, सारे लोग उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लें और एक उसको अपने खुद ओन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर लें, ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप करना, दिस इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्टडी। इतना काम हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, और इसके बाद ऑब्वियसली हमको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट के बेसिस पर हम इवेल्युएट करेंगे कि जो हम चाहते थे, जो हमारा इंटेंट था, वो चीज हमको मिल पाई या नहीं मिल पाई। तो अब ऑब्वियसली स्टडी इवेल्युएशन तो है, लेकिन इवेल्युएशन को भी हम लोग थोड़ा और अलग अलग पार्ट्स में भी देख सकते हैं। इवेल्युएशन भी हो गया और फीडबैक एंड कंट्रोल भी हो गया। तो इवेल्युएशन ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक obtained आफ्टर द रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड। तो फीडबैक जो मिला और कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा कुछ होगा स्टडीज मैनेजमेंट में, उस बेसिस पर भी हम इवेल्युएशन करेंगे। और इसके बाद जो स्टेप आएगा वो ऑब्वियसली होगा द रिफॉर्मुलेशन ऑफ स्टडीज इफ रिक्वायर्ड। तो रिफॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंटेंट, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी स्टेज में, किसी भी सब स्टेप के केस में ये चीज आ सकती है। तो ये हो सकता है कि इंटेंट जो हमने बनाया था वो वहां पर कोई दिक्कत हो, तो हमें रिफॉर्म, जो भी हमने इवोल्यूशन किया है, जो भी हमने फीडबैक और कंट्रोल के लिए जो भी कुछ मैकेनिज्म पूरा बनाया हुआ, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि अगर जो भी कुछ हमने अचीव करने के लिए स्टडी फ्रेम की थी और जो भी कुछ हमने अचीव किया है उसमें कहीं कोई गैप है, तो उस गैप का रीजन कहाँ पर है, वो जो करेक्टिव मेजर लेंगे वो रिफॉर्मुलेशन। रिफॉर्मुलेशन टर्म तो नॉर्मली हम ये मान करके चल रहे हैं कि इंटेंट में चेंजेस नहीं होंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो इंटेंट इसीलिए पहले से सोच समझ के बनाना चाहिए और उसको उसमें ज्यादा चेंजेस ना आए, ऐसी चीज, ऐसी सोच होनी चाहिए, उसकी जरूरत ना पड़े। रिफॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि फॉर्मुलेशन के स्टेज में ही कभी कभी गड़बड़ होती है, इम्प्लीमेंटेशन में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टडी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये देख कर मान करके चल रहे हैं कि फॉर्मुलेशन में अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहां पर उसको रिफॉर्मुलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा मॉडल है स्टडी मैनेजमेंट का, जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट होगा बिजनेस पॉलिसी स्टडी मैनेजमेंट का, उसमें ये सारी चीजें ही हम लोगों को डिटेल में देखनी है। तो इसके साथ ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो मेल आईडी आपके पास है, आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।